बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया दूसरे क्वेश्चन में। डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स, यानी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठोस प्रोत्साहन कह लीजिए आप इसको, या रिवॉर्ड पनिशमेंट के आप फर्स्ट आओगे तो पापा साइकिल दिलाएंगे, फोन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वॉट एवर। टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। कौन सा संप्रदाय है जो ये कहता है, और ऐसा होता भी है, बट ये अपने आप में अलग अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच हम इसको एजुकेशन में आज के समय में नहीं मानते हैं। ये अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच। सोशियो कल्चरल लोग तो कहेंगे एक्टिविटी करके सीखने पे, बच्चे को जॉय ऑफ लर्निंग के लिए रखिए आप। संज्ञानात्मक लोग कहेंगे उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी, ये होगा। ह्यूमनिस्टिक लोग कहेंगे इंसान में कुछ अच्छा करने की अपने आप में क्षमता होती है, फ्री विल है, ये है, वो है। तो व्यावहारिक जो व्यवहारवादी लोग हैं, जो थॉर्नडाइक या रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, उस पर आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल हो जाओगे सुष्मिता, टेंशन ना लो यार, प्रीवियस से लगा रहे हो, उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। ठीक, बिहेवियरल यानी इसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात होती है, बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवादी उसमें। खैर ये बस आपको समझाने के लिए था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचना है आपको पेपर में। ठीक है। अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। एक बच्ची है, एक बच्चा है जो दूसरों के इरादों को और दूसरों की इच्छाओं को, कि मान लीजिए मेरा भाई है या मेरी कोई फ्रेंड है, तो उसकी डिजायर्स या उसका इंटरेस्ट, हम कहते हैं ना, कोई आप एक शर्ट भी खरीद रहे हैं, मान लीजिए घूमने गए हैं, तो आपको पता है यार ये वाला कलर ना मेरे उस दोस्त को पसंद है, उसको पसंद आएगा, ये उसके लिए ले लेती हूँ। कैसे? आपको पता है कि उसकी लाइकिंग क्या है या डिजायर्स क्या है। या फिर हम कहते हैं कोई मूवी हमने देखी कि यार तुम ये देखना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है, या मैं किस तरह से सोचती हूँ, तो उस तरह की मूवी मेरे को कोई रिकमेंड कर सकता है, या बुक उस तरह की रिकमेंड कर सकता है। इसका मतलब क्या हो, दूसरों की इंटेंशंस को या दूसरों की डिजायर्स को समझने की क्षमता सब में नहीं होती, इस बच्ची में है। तो ये क्या है? इंटरपर्सनल है, क्योंकि अदर्स लिखा है। अगर खुद की डिजायर्स को समझने की बात होती, सेल्फ, तो ये इंट्रापर्सनल हो जाता है। ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर ही आता है। तो ये पारस्परिक बुद्धि है, दूसरों को समझने की क्षमता। यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे मदर टेरेसा, या फिर टीचर्स भी हैं फॉर दैट मैटर, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। ठीक। नेचुरलिस्टिक में आपका फ्लोरा एंड फौना की नॉलेज है, या गार्डनर्स हैं, आपके जो बर्ड वॉचर्स हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस में जो आपको वो गूगल मैप वाली दीदी स्पेशल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट हैं, हालांकि वो कोई इंसान तो है नहीं, कि कुछ लोग होते हैं ना एकदम क्लियर से बता देते हैं कि अच्छा वहां जाना है, कि यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर वहां से राइट हो जाना। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो इसी बात को इतना घुमा के कहेगा कि सर में दर्द हो जाए अगले के समझने में। तो स्पेशल इंटेलिजेंस जो आपको दिशाओं का ज्ञान बेहतर होता है, मैप बनाने वाले लोग, कार्टोग्राफर्स, जो मूर्तिकार हैं, है ना, वो लोग इसमें बेहतर होते हैं। इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानने में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। एक बच्ची है जो स्वयं से बात करती है, इस कार्य को वाइगोस्की कैसे वर्णित करेंगे? वाइगोस्की की भाषा में खुद से बात करने को क्या कहेंगे? आप पेपर में गए हैं, आप कह रहे हैं अरे यार नहीं नहीं हिमांशी मैम ने ये बताया था, नहीं नहीं हिमांशी ने ये बताया था, कोई कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो ये पढ़ा था, अच्छा ये वाला नहीं होगा ये वाला होगा। खुद से बात कर रहे हैं पेपर में आप। इतनी देर में एग्जामिनर आए और उन्होंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? ठीक है ना। डिक्लेरेटिव नॉलेज अभी बताया ना रिया, जैसे डेफिनेशंस आपको याद है किसी सब्जेक्ट का, आपको थियोरी याद है, वो डिक्लेरेटिव है। प्रोसीजरल क्या है कि आपको प्रोसीजर पता है कि वो चीज कैसी होगी। ये देखो पता नहीं कौन से सर का नाम ले रहे हैं, बस यही करते रहो आप लोग। यहाँ अरेंज मैरिज करा दो मेरी, वो सर बेस्ट हैं आपके लिए, पढ़ लो यार। हैं अच्छा 100 के पास ही स्कोर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ यहाँ मेरी मैच मेकिंग कर लो। खुद तो पढ़ाने जा रहा है, पेपर है। देखो एक बार सीरियस मत ले लेना, मैं मजाक कर रही हूँ। कुछ लोग नए हों कहें कि क्या यार। वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। वाइगोस्की के द्वारा स्वयं से बात करना क्या कहलाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसको निजी भाषण या निज वाक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक भी कई लोग इसको कह सकते हैं। ठीक, बच्चा किसी और से नहीं बट खुद से जोर से बोल के बातें कर रहा है। टॉक लाउड नहीं है ये, जोर जोर से बोल के बातें करना। वो तो मैं अगर निशा से जोर जोर से बोल के बातें कर रही हूँ तो वो टॉक लाउड है, लेकिन खुद से बात करना प्राइवेट स्पीच है। स्कैफोल्डिंग है प्रोसेस ऑफ हेल्प, टेम्परेरी हेल्प। टीचर ने कोई हिंट दे दिया, कोई एक स्टेप सॉल्व कर लिया, ये भी वाइगोस्की ही इसकी बात करते हैं, वो स्कैफोल्डिंग है। ईगो सेंट्रिज्म पियाजे बात करते हैं बच्चा सेल्फ सेंट्रिक है, नहीं, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच बहुत हेल्पफुल है, सेल्फ डायरेक्शन में बच्चों को मदद करता है। बच्चा एक टी शर्ट की तय करते हुए खुद से बात कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं बुद्धू इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चे को डायरेक्शन में हेल्प करती है, उसके संज्ञान में हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा 2 और टाइप की स्पीच है, ये 3 से 6 वर्ष में होती है बच्चे के अंदर।
दो और टाइप की स्पीच है, एक है सोशल स्पीच, जो 2 साल के अराउंड बच्चा बोलने लगता है मम्मी खाना दे दो ये वो, 2+ ईयर्स, और दूसरी होती है साइलेंट इनर स्पीच, जो 6 साल के अराउंड आएगी, बच्चा मन मन में ही बातें करने लगता है, बाहर की जरूरत ही नहीं है। ये 3 प्रकार की स्पीच है जिसकी बात वाइगोस्की ने की है। ठीक है, ZPD वो डिफरेंस है जो आपको आता है और जो जहां तक आप सीख सकते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जहां स्कैफोल्डिंग मिलेगी आपको, यानी मदद मिलेगी। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर, आपका टीचर या कोई भी एक बुक जो आपसे ज्यादा जानता हो, एज मैटर नहीं करेगी। ग्रामर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर से बच के रहो, ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको 3 दिन पहले ग्रामर मत पढ़ना सीटेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स रीडिंग अकॉर्डिंग टू द सोशल कल्चरल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगोस्की के अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सा पेयर मैच होगा, यानी कौन सी 4 बातों में से कोई एक बात, 2 बात, 2 का ही ऑप्शन है, सही होगी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू टीच स्टूडेंट्स न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडीज फॉर देयर करेक्ट आंसर। एक फ्लैश कार्ड है, वो छोटे से कार्ड्स नहीं होते, उनको पहचानने को कहा गया। सलमा एक टीचर हैं और जो भी बच्चा सही जवाब दे रहा है उसको वो रिवॉर्ड देती है। और आपको पता है पूरे पेपर में आपको रिवॉर्ड से बचना है, क्योंकि रिवॉर्ड की बात कौन करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिहेवियरिस्ट लोग। और व्यवहारवाद पे आपका पेपर बेस्ड नहीं है, आपका पूरा सिलेबस रचनावाद पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, ना कि रिवॉर्ड पनिशमेंट पे। तो ये तो हो गई गड़बड़, ये अप्रोच सही नहीं है सोशियो कल्चरल अप्रोच के अनुसार। सोशियो कल्चरल कौन? वाइगोस्की के अनुसार। अगर बिहेवियरिज्म नहीं लिखा तो रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रहना है आपको, व्यवहारवादियों के अनुसार सही है। मैम आज आप लाइव क्लास आए तो इंटरनल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, पिछले वीक में डेली लेट्स लर्न का नोटिफिकेशन चेक करता था, किया हूँ। अच्छा अनिल, थैंक यू यार, मैं तो खुद कब से हर दिन कोशिश कर रही थी कि अब क्लास ले पाऊंगी, अब ले पाऊंगी, और अब ठीक लग रहा है वैसे काफी। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 है पैरामती, क्या नाम है, परामती। Paramati gives various types of books to her students to read. Students who read a particular book are regularly asked to discuss the book. अब बच्चे एक्टिव हैं यहाँ, हाँ तो ग्रुप में सीख रहे हैं। ये तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए, सामाजिक रचनावादी थॉट हो गया, तो ये तो वाइगोस्की के अनुसार सही है। ठीक है, तो पॉजिटिव बात है। अरुंधति emphasizes the use of context clues to understand the meaning of new words. अरुंधति एक बच्ची है या टीचर है जो भी है, नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में सीखना, मीनिंग मेकिंग करना, अर्थ निर्माण करना, संदर्भ में सीखना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं रचनावादियों के अनुसार कि आप संदर्भ में समझा रहे हैं कोई बात, ये भी पॉजिटिव है। रेखा गिव्स हर स्टूडेंट्स 5 times राइट द वर्ड्स, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, एकदम रट्टाफिकेशन वाली चीज है। और रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, मीनिंग मेकिंग रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। तो 2nd और 3rd ही यहाँ पे सही लग रहे हैं। 2nd 3rd कहीं है ऑप्शन में, हाँ 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्या खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बस हम सेशन को के अंत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 5 year old नसीमा, 5 साल की बच्ची है नसीमा, feels that if a ball of clay is pressed and transformed into a snake, the clay expands. ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 5 वर्ष की नसीमा को लगता है कि क्ले मिट्टी नहीं होती, तो मिट्टी का जो एक बॉल है, एक गोला है, उसको अगर दबा के प्रेस किया जाए और उसको लंबा कर दिया जाए तो वो एक स्नेक बन जाएगा। यानी ये एक बॉल ऑफ क्ले है, मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो होती है एक तरह से, और आजकल तो मिलती है, वो दुकानों पे मिलती है, प्रॉपर शॉप्स पे। लोग बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने में बहुत हेल्पफुल होती है जो क्ले है, ठीक है ना। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर याद है ना। ग्रॉस मोटर बड़ी मांसपेशियां, आपके बाहें यानी आर्म्स और लेग्स की मांसपेशियां। फाइन मोटर स्किल्स आपकी आंखें और आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन, जैसे लिखने में, पेंटिंग में, ड्राइंग में फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। ग्रॉस मोटर दौड़ने में, भागने में, उछलने में, कूदने में, ठीक है। तो ये सब मैं रिवाइज करा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्नेक की फॉर्म में, इसको प्रेस किया नजमा ने, छोटी सी नजमा है, ठीक है, और नजमा ने इसको प्रेस किया हाथ से और ये एक सांप की फॉर्म में बन गया, जो क्ले मिट्टी थी फैल गई, ठीक। एक आटे के साथ भी, एक आटे की बॉल के साथ भी बच्चा ऐसा कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंकिंग, कि वो बच्ची जब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक बॉल को एक लंबी फॉर्मेट में, तो वो कह रही है स्नेक बन गया। यानी वो निर्जीव को सजीव समझ रही है या सेंटर्ड है, क्या है बताइएगा एक बार। 5 वर्षीय नजमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यानी उसको लग रहा है ये जितना एक गोला था उससे लंबा बन गया, अब ये स्नेक जो है ज्यादा क्वांटिटी हो गई इसकी। ये वैसा ही है जैसे किसी को लगे कि 10 रुपए के नोट से ज्यादा 5 सिक्के 2-2 रुपए के ज्यादा होंगे, क्योंकि वो 5 हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पे, तो ये बच्चे की जो थिंकिंग है ये क्या दिखा रही है, कितने लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि बच्चा सेंटर्ड है, वो बाकी पक्ष नहीं देख पा रहा कि वो है तो मिट्टी, उतनी शेप और साइज के बदलने से कंजर्वेशन नहीं आया अभी,
इसके अंदर वॉल्यूम चेंज थोड़ी हो जाएगा, जितनी मिट्टी है उतनी रहेगी। उसको लंबा खींच के कर देने से ऐसा थोड़ी बढ़ गई है मिट्टी अब कोई। कितने लोग दे रहे हैं सही जवाब? नहीं नहीं नहीं, 27, बस 27% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। देखो एक बार, मतलब इतना भी बेसिक नहीं है, इसमें गलतियां करते हैं लोग, लेकिन अगर आपने मैराथन देखी है मेरी तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो सांप बन गया, पहले मिट्टी थी उसमें जान आ गई, ये थोड़ी कहा है उसने। ये तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। उसने ये नहीं कहा कि सांप बन जाता है वो मिट्टी से, ये नहीं कहा कि मिट्टी में सांप था वो बन करके बाहर आ गया। जादूगर नहीं बनाया बच्चे ने, है ना। तो ये जीववाद नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मिट्टी से अब वो सांप बन गया तो उसमें जान आ गई है। वो कह रही है मिट्टी बढ़ जाती है, मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो उसका ध्यान सिर्फ वो जो मिट्टी है उसकी क्वांटिटी पे ना होगी, उसकी शेप पे ना होकर के उसका सारा ध्यान है कि शेप बड़ी हो गई तो मिट्टी बढ़ गई, जबकि क्वांटिटी तो सेम ही है। शेप चेंज हो गई, उसको लग रहा है शेप, मतलब उसका पूरा फोकस शेप पे है, ना कि उसकी क्वांटिटी पे या वेट पे या वॉल्यूम पे। तो ये केंद्रीकरण है, सेंट्रैलिटी है। और ये तो आपको पता ही लग रहा है 5 वर्ष की बच्ची है तो वो सेंट्रेशन होगा उसके थॉट में, डिसेंट्रेशन बाद में आएगा 7 से 11 वर्ष में, जब रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाएगी। अभी वो रिवर्स नहीं कर पाती थॉट को, अभी कंजर्वेशन नहीं आया उसके अंदर, तो इसलिए सेंट्रैलिटी है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा।